कंपनीज के बारे में बात करेंगे। पहली कंपनी है जीएसएम फॉइल्स, दूसरी कंपनी है एएफसी लिमिटेड। दूसरी कंपनी एएफसी लिमिटेड इसलिए चूज कर रहा है क्योंकि उसमें मेरा कॉन्ट्रेरियन व्यू है राइट नाउ बेस्ड ऑन सम डेटा पॉइंट्स। ठीक है, अभी जीएसएम फॉइल्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो हम ना पैसा कमाने के लिए सो हमारा जो माइंडसेट है वो होना चाहिए कैपिटलिस्ट। हमको अपना कैपिटल प्रिजर्व करना है। सो वी विल नॉट गो इन द निटी-ग्रिटीज की क्या हुआ कैसे हुआ, वो सबको पता है। ठीक है, अभी यहां पे पॉइंट है कि एज ए इन्वेस्टर अभी हमें क्या करना है। ठीक है, किसने किसको गोली मारी, प्रोमोटर में क्या गोली मारी हुई, उनका पॉइंट है किसने। ठीक है, देखो यहां पे ना दो गलतियां हुई हैं। पहली गलती हुई है जो हुआ है प्रोमोटर साइड से, कंपनी साइड से रादर, और दूसरी गलती हुई है जो इन्वेस्टर ने करी है। ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों को पैनिक होगा। पहले हम ना समझते हैं कि ये हुआ क्या। देखो यहां पे ना जो एमडी है उस पे फायरिंग हो रही, ठीक है ना, एंड ही इज राइट नाउ इन हॉस्पिटल। जिसको अलेज किया गया, जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया है, हु इज को प्रोमोटर एज वेल एज वो सीएफओ भी है कंपनी का। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो सीएफओ है ही हैज 31% स्टेक, 31 और 32% स्टेक, और जो एमडी है उनका 21% है। तो सीएफओ हैज अ मोर स्टेक इन जीएसएम फॉइल्स एज कंपेयर टू द एमडी जो इंजर्ड है। ठीक है, अभी होता क्या है ना, ये इंसिडेंट हुआ है 7 दिन पहले। ठीक है, ये रिपोर्ट कब हुआ है, ये हुआ है कल। अभी और भी खोलते हैं इसको, ध्यान से देखो। ठीक है, आई विल यूज द मार्कर, जस्ट होल्ड ऑन। यहां पे अगर आप देखो ना तो यहां पे कल 4:15 पे जीएसएम फॉइल्स ने सारे एक्सचेंज को इंटीमेट किया कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें द एमडी इज इंजर्ड, और जो ये हैं को प्रोमोटर हैं या जो सीएफओ बोलो उनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, वो उनका चीज है, चलो उसको हटाते हैं। अभी हम जाते हैं प्राइस पे। ठीक है, और हम समझ जाएंगे कि मतलब क्या चल रहा है कंपनी में, वो भी तो समझना चाहिए ना। पहले तो ये इंसिडेंट होता है 7 दिन पहले। ठीक है, मतलब यहां पे इंसिडेंट हुआ था, ये देख रहे हो जहां ये रिजेक्शन है यहां पे इंसिडेंट हुआ था। और एक्सचेंज को इंटीमेशन होने से पहले साला यहां पे देखो, आप देख रहे हो ये क्या हुआ भाई, हुआ क्या ये, मतलब आप समझ रहे हो क्या हो रहा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है जब आप एसएमई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो ना बॉस, मैं पहले से बता रहा हूं। तो मेरा पोर्टफोलियो साइज डिसेंट है और मैं ना इसलिए कभी बात नहीं करता हूं ऐसे स्टॉक्स की। एक तो आप रिस्क मैनेजमेंट के अगेंस्ट जा रहे हो। कंपनी ना अगर आप बुक वाइज देखो ना, अगर फंडामेंटली देखो तो कंपनी अच्छा कर रही है, नो डाउट। बट आप देखो ना यार, 7 दिन पहले कोई इंसिडेंट होता है एंड दिस फकिंग बास्टर्ड्स उन्होंने इन्फॉर्म नहीं करा। क्यों नहीं करा, आपने क्यों नहीं इन्फॉर्म करा? और आप इन्फॉर्म भी करते हो तो कल 3:30 के बाद करते हो। और साला यहां पे मास डंपिंग हुई है, कितना हुआ है 1.27 मिलियन शेयर्स की। ठीक है, यहां पे देखो, इसको क्या बोला जाए भाई। अभी होगा क्या ना, मैं आपको बता रहा हूं। मास डंपिंग लोगों ने कर ली, कितना डंपिंग किया है मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं। जिस दिन का कांड है तब से डंपिंग हुई है, 35% टूट चुका है स्टॉक। अभी जिनके पास भी ये शेयर होगा वो बेचारे पैनिक में होंगे क्योंकि उनका हार्ड एंड पैसा लगा हुआ है ना, राइट। एंड मुझे ना, मैं समझ सकता हूं भाई, जिनका आपका इन्वेस्टर हो गया ना, आपका जिनका पैसा डूब रहा होगा, हार्ड एंड मनी होता है तो पेन होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। बट व्हाट आई एम शोइंग यू, जस्ट सी द लेवल ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आपको उसी समय रिपोर्ट करने में क्या दिक्कत है? आप रिपोर्ट तो कर सकते थे ना, आप फ्राइडे को करते हो, वो भी 3:30 के बाद। और बहनचोद यहां पे पहले ही यहां पे देख रहे हो आप ये क्या हो रहा है यहां पे। और वॉल्यूम देखो ना भाई आप, मतलब इस वॉल्यूम के बाद ना ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम हाईएस्ट है, पता है, ये दोनों अप्रॉक्स। और इतना दोनों वॉल्यूम कभी नहीं हुआ था कंपनी में। मतलब पहले ही जिनको पता था ना उन लोगों ने अपना पोजीशन काट लिया। मंडे को यहां पे पैनिक होगा और उसके बाद ये सर्किट में जाएगा। अभी लोग मुझसे पूछे कि अब टेक्निकली नहीं काम करता है यार। अभी सपोज करो किसी कंट्री पे, लाइक किसी कंट्री पे अगर कोई न्यूक्लियर बम ड्रॉप कर दे तो आप अगर उसका जो मेन एक्सचेंज है उसमें कोई प्राइस एक्शन, कोई फंडामेंटल काम करेगा क्या? अभी कुछ नहीं काम करेगा, घंटा कुछ नहीं काम करेगा। जब पैनिक होता है ना तो इट इज ए काइंड ऑफ ब्लैक स्वॉन इवेंट फॉर दिस कंपनी ना। इन पे भी तो न्यूक्लियर बॉम्ब ही गिरा है ना, जहां पे जो एमडी है ही इज इंजर्ड और जो सीएफओ है जो सबसे बड़ा प्रोमोटर है उसको पुलिस उठा के ले गई है। और रिटेल इन्वेस्टर क्या करेगा, जिसको पता नहीं है, वो झुंझुना बचाएगा बेचारा, वो तो पैनिक में होगा ना। ठीक है, अभी देखो इंसिडेंट हो जाता है तो बहुत छाती नहीं पीटने का। अभी बस आप लर्निंग लो। मैं मोटा मोटा बताता हूं ना भाई कि अगर आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ से नीचे है ना तो आप मत जाओ एसएमई स्टॉक में। मेरा पोर्टफोलियो का डिसेंट साइज है बट ट्रस्ट मानो मैं एसएमई में नहीं इन्वेस्ट करता हूं। आई विल रैदर गो फॉर अ एफएनओ का स्टॉक। एफएनओ का स्टॉक में मैं साला अगर बहुत बड़ा अमाउंट भी उठा लूं ना तो देयर इज अ मैकेनिज्म कि मैं उसको हेज कर सकता हूं, मुझे पैनिक नहीं होगा, एंग्जाइटी नहीं होगा। अगर मैं 50 लाख का भी शेयर उठा लूं तो मैं डिफाइन कर सकता हूं रिस्क। यहां पे आप क्या रिस्क डिफाइन करोगे यार? हाँ,
जिनको जिन बेचारों का होगा ना प्रॉफिट अच्छा, सबका सब घुस जाएगा यार, एंड इट इज अ वेरी पेनफुल थिंग। समझ रहे हो आप? सो आप समझो, जो एसएमई स्टॉक होता है ना, व्हाई आई एम टेलिंग यू ना, बिकॉज आई एम ए गाय हु जस्ट कैटर टू द एसएमई, नॉट इन द शेयर मार्केट, इन अदर मीन्स। तो मुझे पता है भाई कि यहां पे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, वो टॉस पे जाता है, नहीं है कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, वो तो पहले। दूसरी चीज आपको समझना है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। और इफ यू, अगर आपने ये शेयर किसी फिन इन्फ्लुएंसर या जो इक्विटी एनालिस्ट ऐसे लोग होते हैं ना, उन्होंने आपको बताया होगा बहुत अच्छा शेयर है, तो जब भी आप किसी को भी फॉलो करो, दे आर लॉट ऑफ पीपल जो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हो, आप उनसे रिस्क मैनेजमेंट पूछा करो। अभी जिसने भी यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड बेट लिया होगा ना भाई, वो चॉप ऑफ हो जाएगा, उसके लिए भी ब्लैक स्वॉन इवेंट होगा ये। तो आप देख रहे हो ना, एक तो हमने क्या लर्निंग सीखी, एक हमने देख लिया कि कंपनीज जो बहुत अच्छी भी कंपनीज होती है ना, वहां पे पेडिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और बहुत सारे लोग हंसते हैं ना एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसी बैंक या कोटक महिंद्रा। भाई देखो, अगर आप आईसीआईसी, एचडीएफसी या कोटक महिंद्रा बैंक में पैसा डालोगे ना, तो देयर इज ए लो प्रोबेबिलिटी कि आपका 10% से ज्यादा एनुअल रिटर्न बनेगा। बट आप इस तरह से ना, आपका मैस्कर नहीं होगा। ठीक है, यहां पर तो खुलेआम लूट है ना यार। और मैं सही बता रहा हूं, अगर मेरे साथ अगर हुआ रहता ना, अभी मैंने कुछ दिन पहले हमारे एक इन्वेस्टर थे, उनके साथ हुआ था भाई, हमने उस लिस्टेड कंपनी के सीईओ से माफी मंगाया, उनकी तरफ से गलती हुई थी। तो यू हैव द राइट, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो डेटा मैं तो दिखा ही रहा हूं ना आपको। 7 दिन पहले का इंसिडेंट है, कंपनी साला फ्राइडे को करती है, 3:30 के बाद करती है, उससे पहले मास डंपिंग होती है। तो आप लिखो, जिसको लिखना है लिखो ना यार, पीएमओ ऑफिस में लिखो, फाइनेंस सेक्रेटरी को लिखो, सेबी को लिखो, दिस इज योर राइट। बट उसके लिए कोई लड़ोगे नहीं आप, आपको बस क्या है, ग्रीड है। कोई बता रहा है तो जाके खरीद लेना है। रिस्क मैनेजमेंट और टॉस मतलब है ही नहीं, जो सबसे प्राइमरी चीज है आपके लिए, वही आपको करनी नहीं आती है। मतलब जिसका 5 लाख का भी पोर्टफोलियो है ना साला, वो भी जा रहा है इसमें भाई। मतलब मैं इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकता हूं। अभी टेक्निकली आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं बताता हूं टेक्निकली क्या है इसका। टेक्निकली यहां पे है इसका 150, ठीक है। वाई, रीजन क्या है कि यहां पे एक इफ यू सी ना, तो यहां पे एक मास वॉल्यूम एक्यूमुलेशन हुआ है। पर जो इसका पंटर भी होगा ना भाई, जिसने यहां पे उठाया भी होगा माल, मोस्टली वो यहां पे निकल गया होगा। बिकॉज जो इन्फॉर्म बंदा है वो भी तो निकल नहीं गया होगा ना, उसको पता चल गया होगा जो जिसने इतना पैसा डाला हुआ है। और यहां पे ना अभी अगर समवन इज ट्राइंग टू बाय एट दिस पॉइंट ना, तो मैं बोलूंगा भाई देखो, आदमी को बहादुर बनना चाहिए, बैल नहीं बनना चाहिए, नहीं कुछ काम करेगा। अभी एक स्टॉक सर्किट में रहेगा, जस्ट टेक अ लेसन फ्रॉम दिस स्टॉक। आइंदा अगर पोर्टफोलियो छोटा है तो ऐसी में स्टॉक में मत जाओ। इफ यू आर न्यू इन द मार्केट, स्टार्ट विद द ब्लू चिप कंपनी, जो निफ्टी का पार्ट है, फिर एफएनओ के पार्ट्स में जो कंपनी उसमें ट्रेड करो, फिर 500 कंपनी और फिर 1000 कंपनीज, उससे नीचे मत जाओ अभी भाई, ठीक है। हैव यू एवर सीन मी मेकिंग एनी वीडियो ऑन द एसएमई का स्टॉक? बिकॉज मुझे पता है कि हम कितना ही बात करें ना, लोग उसको खरीदेंगे। और एसएमई में भाई, आप अगर आपका कोई भी जान पहचान का बिग 4 पे काम करता होगा ना, पता कर लेना क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस रहता है भाई। और ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, नो डाउट, हैंड्स डाउन, इनका फाइनेंशियल बहुत अच्छा है। बट अभी फाइनेंशियल टेक्निकल कुछ नहीं चलेगा। तो आपको मैंने क्या दिखाया? आपको मैंने दिखाया कि कंपनीज का क्या रहता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो उनकी गलती है। और आप ग्रीड और फोमो के कारण रिस्क मैनेजमेंट को अवॉइड करते हो, जिसके कारण आपका लगता है, ठीक है। तो अगर आपको अपना कैपिटल प्यारा है तो आइंदा मत करना। अब इसका कोई रेमेडी नहीं है, इसमें कोई एनालिसिस नहीं चलेगी। जब पैनिक होता है तो कोई एनालिसिस नहीं चलती है। ये एक ब्लैक स्वॉन इवेंट है। आप बताओ ना, 2 लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, एमडी और सीईओ, एक हॉस्पिटल में, दूसरा जेल में है, और दोनों प्रोमोटर्स भी है, ठीक है। ये हो गया जीएसएम फॉइल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं ईएफसी लिमिटेड के बारे में, ठीक है। यस, ईएफसी लिमिटेड का जब आप शेयर देखोगे, सो यू हैव टू चेक, जस्ट सी द बीएससी का चार्ट, एनएससी का मत देखना। और पता है भाई, यहां पे ना आज मैं रॉ स्पेकुलेशन करूंगा। रॉ स्पेकुलेशन क्या होता है? मतलब जो हार्डकोर करते हैं ना, हम जो हार्डकोर स्पेकुलेशन करते हैं ना, प्राइस को देख के वो करेंगे। तो जिनको इंटरेस्ट नहीं है ना, वो वीडियो छोड़ के चले जाना। बट यहां पे लर्निंग होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग का इंटरेस्ट नहीं रहता है। बहुत लोग को आजकल रील देखना रहता है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे आंटियों का डांस देखना रहता है। लेकिन जिनको इंटरेस्ट होगा ना, वो देखना, ये लर्निंग होगी, ठीक है। मैं कैसे एनालाइज करूंगा, और ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको सिर्फ सीखना है यहां पे, ठीक है। ये है ईएफसी का चार्ट। पहले हम इसका ईयरली चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। साथ साथ अभी हम बात कर लेते हैं एएफसी लिमिटेड के बारे में। तो एएफसी लिमिटेड क्या करती है? एएफसी लिमिटेड का 3 सेक्शन है। पहला सेगमेंट है इनका लीजिंग का, ठीक है। दूसरा को कहते हैं ये डीएनबी,
मतलब डिजाइन एंड बिल्ड, मोटा मोटा इंटीरियर का काम करते हैं। और तीसरा सेगमेंट है इनका फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का। अभी जो इनका लीजिंग का सेगमेंट है ना, उसमें क्या होता है, इनके पास कुछ ओन्ड प्रॉपर्टीज है, इसके अलावा इन्होंने बहुत सारा रेंटल लिया, मतलब लिया हुआ है ओनर से। ये प्रॉपर्टी लेते हैं, उसको इंप्रोवाइज करते हैं, मतलब उसमें फर्नीचर की फिटिंग करेंगे और फिर ये उसको लेट आउट करते हैं टू द बिग कॉर्पोरेट्स, ठीक है, जिससे कारण इनको रेंट आता है। समझ गए बात? ये एक तरीके का ना एन्युटी बिजनेस कर सकते हो, मतलब ये चर्निंग होते रहती है। अभी आप इनका देखो तो मैंने इनका लिखा हुआ है कि इनका ऑक्यूपेंसी लाइक इन FY27 है वो 90% और इनका रिटेंशन भी 95% के लगभग है, विच इज वेरी गुड। और ये जो सेगमेंट है ना, इनका एज ऑन डेट ब्रेड एंड बटर है और इसमें सीक्वेंशियली ग्रो कराया ये कंपनी, ये सेगमेंट बाय 3%। अभी बात करते हैं जो मेन इशू है, जो दूसरा सेगमेंट है इनका डिजाइन एंड बिल्ड, ठीक है, जिसको हम इंटीरियर करते हैं और फर्नीचर। यहां पे क्या होगा ना, यहां पे इस बार डिग्रोथ दिखा Q1Q। देखो जब इस कंपनी को आप कंपैरिजन कर रहे हो ना, तो इट इज वेरी जेन्युइन टू डू अ कंपैरिजन Q1Q। और इसी के बेसिस पे आपको बहुत सारी कमेंट्री सुनाई दे रही होगी जहां पे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, यहां के मार्जिन में कंप्रेशन आ रहा है। यस, मार्जिन में कंप्रेशन आ रहा है, बट वो प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड है, ये समझना चाहिए। इफ यू अंडरस्टैंड और हैव हर्ड अबाउट द डाउ थ्योरी कहती है कि प्राइस सब चीज को ऑब्जर्व कर लेता है, प्राइस इज नॉट अ डफर, उसको सब कुछ पता रहता है, ठीक है, पहली चीज। अभी यहां पे क्या हुआ कि अगर आप Q1 को देखो, लाइक Q1 FY27 को, आप इसको कंपैरिजन करो Q1 FY26 से या Q1 FY25 से, तो वहां पे ना दोनों जगह आपको रेवेन्यू में एक उन दोनों क्वार्टर्स में, मतलब Q1 FY26 एंड Q1 FY25 में स्लाइट इंक्रीज था इन द रेवेन्यू, बट Q1 FY26 में जो पैट का फिगर था उसमें डिक्लाइन था 3% और Q1 FY25 में पैट में डिक्लाइन था बाई अप्रॉक्स 35 to 40% एज कंपेयर टू द Q4 फिगर। मतलब मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं ना, कि जो इनमें टिप आता है ना इन डिजाइन एंड बिल्ड, जो इंटीरियर वाला और फर्नीचर वाला, ये सीजनल है। और मैनेजमेंट ने यही कहा कॉन कॉल में, मैनेजमेंट ने कहा कि जो हमको हमारे पास अप्रॉक्स 238 करोड़ का हमारे पास अभी ऑर्डर है, जिसको वी आर वेरी होपफुल कि इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे इस साल। और उन्होंने अपना जो 50% गाइडेंस है फर्नीचर सेगमेंट का और DNB का, वो उन्होंने इंटैक्ट रखा है। उन्होंने बोला कि हम वो करेंगे और आपको Q3 एंड Q4 में वो दिखेगा। अभी आप जाना और इनका चेक करना, इनका जो H2 है ना, वो हमेशा हेवियर रहता है, दैट इज द रीजन, ठीक है। ये हो गया। अभी इसके अलावा मैं मोटा मोटा आपको और बता दूं कि इस बार का जो DNB है उसमें आपको Q1Q में दिखेगा 18% का डी ग्रोथ, और जो फर्नीचर है ना, फर्नीचर में आपको 35% Q1Q ग्रोथ दिखेगा। बट पैट के फिगर में ना, पैट नहीं उसको इबिट कहेंगे, इबिट के फिगर में आपको दिखेगा मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन। कंपनी ने कहा कि हमारा जब जो कैपेसिटी है ना वो फुल्ली यूटिलाइज हो जाएगा अप्रॉक्स 60 to 70% ना, सो हमको वहां पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। ये सारी कहानी हो गई फंडामेंटल, ठीक है। अभी हम समझेंगे इस चार्ट को कि मुझे यहां पे क्या अच्छा लग रहा है। चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये EFCIL का क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हमने कैंडल्स रखा हुआ है। अभी समझते हैं और ध्यान से समझना, ठीक है। अभी हार्डकोर एनालिसिस करेंगे आज, जिसको हम कहते हैं टेक प्रिडिक्ट। ये देख रहे हो आप पॉइंट्स, ठीक है, इसको मैं यहां पे मिला देता हूं। पहला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी यहां पे क्या हुआ है, यहां पे बना है एक मारुगोजू कैंडल, मतलब क्या है, अप्रॉक्स जो ओपन है वही हाई है अप्रॉक्स, और जो लो है ना वही क्लोज है, विच इज अ वेरी नेगेटिव कैंडल। अभी हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि यहां पे बना है एक, अगेन ये नेगेटिव कैंडल है, बट ये एक मीन से पॉजिटिव है, बिकॉज ये इस कैंडल के, ये वाला कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे गया है, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग करी है ना, इसने अपने प्रीवियस कैंडल के ऊपर करी है। मतलब ये दिखा रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है ऑन द क्वार्टरली कैंडल्स कि विदाउट ब्रेचिंग दिस लो, इसने इस लो को टच नहीं किया, मतलब अपने इमीडिएट स्विंग लो को इसने टच नहीं किया, इवन ऑन अ नॉन क्लोजिंग बेसिस। और उसके बाद इट इज ट्राइंग टू गो अपसाइड। अभी यहां पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना, हमें क्या समझना पड़ेगा, ध्यान समझना। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे द मोमेंट, ये वाला लाइन याद रखना, 214.55 जब ऊपर की तरफ जाएगा ये क्वार्टरली कैंडल, इवन ऑन ए नॉन क्लोजिंग बेसिस, तो क्या होगा, एक ट्रेंड रिवर्सल होगा। अब पूछो क्यों ट्रेंड रिवर्सल होगा? ट्रेंड रिवर्सल इसीलिए हो गया बिकॉज अगर ये वाला कैंडल जो जुलाई क्वार्टर का, मतलब जुलाई क्वार्टर का है, ठीक है, ये अगर जाता है अप्रैल कैंडल, अप्रैल का जो क्वार्टर कैंडल है उसके ऊपर, तो यहां ट्रेंड रिवर्सल होगा, बिकॉज पिछले 1, 2
तीन तीन कैंडल्स में कभी भी करंट कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर नहीं क्रॉस करा है। सो ये एक ट्रेंड रिवर्सल होगा ऑन द क्वार्टरली बार। यहां पे समझ गया? अभी हम फटाफट जाएंगे मंथली टाइम फ्रेम पे। यस, मंथली टाइम फ्रेम पे भी चीजें ना पॉजिटिव हुई हैं। इट इज वेरी एविडेंट कि ये जो देख रहे हो पॉइंट आप, ये क्या है? ये है अपना स्विंग लो। यहां पे जो बेस बना है, इट इज वेरी एविडेंट, क्योंकि जो क्वार्टरली चार्ट है, उसी क्वार्टरली चार्ट क्या होता है? इट इज द समेशन ऑफ द मंथली चार्ट। अभी यहां पे देखो आप, यहां पे क्या हुआ है? आप ये वाला कैंडल देखना, ये कौन सा कैंडल है? ये है अपना जून का कैंडल, ठीक है। अभी जून का कैंडल ना थोड़ा सा 198 पॉइंट, यस, स्पेशल है। आप पूछो क्यों स्पेशल है? इट इज अ पॉजिटिव कैंडल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दूसरी चीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 10 कैंडल के बाद ऐसा हुआ है कि एक पॉजिटिव कैंडल बना है और उसने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रिज कर रहा है। दो नॉन क्लोजिंग हुई है बट ऊपर गया है। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि मंथली टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि 10 इंस्टेंस के बाद, 10 कैंडल के बाद 11वां जो कैंडल बनता है वो प्रीवियस कैंडल के हाई को से ऊपर निकलता है, ठीक है। मतलब यहां पे ना सेलिंग प्रेशर कम हो चुका है और बायर्स, स्ट्रॉन्ग बायर्स नहीं है बट सेलिंग प्रेशर कम हो चुका है, या सेलर ने अपना पोजीशन काट लिया। और बहुत बार ये भी होता है कि जो सेलर रहता है वही बायर बन जाता है, बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। आप ये समझ गए। दूसरी चीज, ये वाला लाइन यहां पे भी अभी काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि ये अगर इस लाइन को ये क्रॉस करता है तो जो हमने अभी पढ़ा क्वार्टरली कैंडल में जाके कि अगर क्वार्टर के कैंडल का जो प्रीवियस हाई है, ठीक है, प्रीवियस कैंडल का जो हाई है ऊपर जाएगा तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, लाइक इट हैज हैपेंड इन द मंथली टाइम फ्रेम। ये समझ गया? अब हम जाएंगे यहां पे वीकली में। अभी वीकली का देखना, वीकली में भी सेम थिंग है। वीकली में इफ ये वाला जो मैंने पॉइंट बताया आपको 214.55 ये जाता है तो ऑब्वियसली जो प्रीवियस स्विंग हाई का रेसिस्टेंस है उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी, जो दिखाएगा ऑन द वीकली टाइम फ्रेम कि जो सेलर है वो निकल चुका है। समझ रहे हैं चीज? क्योंकि सारा का सारा टाइम फ्रेम देखो, डे से बनेगा वीक, वीक से बनेगा मंथ, और मंथ से बनेगा क्वार्टर, क्वार्टर से बनता है साल, ठीक एक ही है ना। इसीलिए जो क्वार्टरली कैंडल का आपको दिखेगा ना जो रेसिस्टेंस है, मतलब ये पिछले क्वार्टर का जो हाई है वही हाई आपको दिखेगा एज अ बैरियर इन द मंथली चार्ट एंड इन द वीकली चार्ट। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यस, एक मिनट, आई विल ट्राई टू मेजर दिस थ्रू डेट। एक मिनट, 139 डेज से यहां पे बेस बन रहा है और ये जो बेस बना है ना, इसका विड्थ जो है, जो चौड़ाई है वो सबसे ज्यादा है जब से ये फॉल हो रहा है, ठीक है। वो मैं बताता हूं कैसे, देखो ध्यान से समझना। और आपको अगर कुछ नहीं आता है ना, कोई भी डिस्कनेक्ट होता है तो आप मेरे को कमेंट डालना, मैं फिर बताऊंगा, ठीक है। देखो यहां पे फॉल किया, इसका वेट कितने दिन था? 56 डेज। फिर यहां पे, एक मिनट यार, मैंने लगा दिया ये वाला, एक मिनट, 49 डेज। और यहां पे कितना हुआ? 133 डेज। मतलब पहले जो भी बेस बन रहा था ना, जो सेल ऑन राइज बन रहा था, वो 35-40 दिन का बन रहा था, फिर ना उसको सेलर तोड़ दे रहा था। मतलब सेल ऑन राइज होता है ना, बना बेस, खट खट खट, फिर तोड़ा, फिर खट खट खट, फिर तोड़ा, ठीक है, समझ गए। अब सेल ऑन राइज नहीं, अब सेल ऑन राइज नहीं हो रहा है, अब बन रहा है यहां पे बेस। बट बेस का क्या है? देखो ये क्या है ना, आपको मैं बता रहा हूं, आप बंदूक जानते होगे, ठीक है। तो बंदूक में क्या करते हैं ना, वी पुट द कार्ट्रिज डालते हैं, कारतूस, जिसको टोटा कहते हैं, अपन डालते हैं और फिर कॉक करते हैं। तो अपने को कॉक कब करना है, मतलब अपने को प्राइस कब लगाना है? व्हेन वी हैव टू पंच इट, जब ये इसके ऊपर एक क्लोजिंग आती है। इट इज वेरी वाइटल, उससे पहले एंट्री नहीं करनी है। अभी ये सेटअप है ना मेरे दिमाग में, ऐसा हो रहा है, ये कंफर्मेशन तब आएगा ना जब इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी। इसको आप, मतलब होता है ना गॉस्पेल ट्रूथ की तरह समझ जाओ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पहले नहीं करना है, सेटअप पेशेंस रखना है अपने को, ठीक है। और व्हाट विल बी द स्टॉप एग्जैक्टली, ये या फिर ये वाला। देखो यार, मैं आपको फिर बता रहा हूं, क्या होता है ना कि हमें लगता है ना कि हम एनालिसिस कर रहे हैं, राइट? आई ऑल्सो डू द एनालिसिस, बट जो सही में इक्विटी रिसर्च है ना, इट इज वेरी डिफरेंट। वो जो इक्विटी रिसर्च जो होता है ना, वो आपको कोई भी आके नहीं बताएगा, बिकॉज उसमें वैल्यू है। आप समझा करो, व्हाट वी डू,
लाइक आई और एनी अदर कमेंटेटर ऑन द सोशल मीडिया और एनी प्लेटफॉर्म, हम क्या करते हैं ना कि जो पब्लिक डोमेन में ना वही चीजें आपको बताते हैं, बट जो सेलर रहता है ना या जो बायर रहता है उनके पास एज रहता है, इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज कहते हैं उसको, उनको चीजें पता रहती है। तो मोस्टली ऐसा हो सकता है, मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तब ये एनालिसिस प्ले आउट होगा कि चलो ऐसा हो रहा है कि अभी इनके पास एक अच्छा खासा डीएनबी में ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है एंड कंपनी ने बार बार रिट्रेट कर रहा है, जो बूटा साहब है इसके एमडी सीईओ, उन्होंने बार बार रिट्रेट कर रहा है कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि दो डिग्रोथ हुआ है क्यू ऑन क्यू में इन द डीएनबी एंड द फर्नीचर का जो पैट कम हुआ है, बट हम ना 50% के हिसाब से इसको ग्रो कर लेंगे इन द ईयर ऑन बेसिस बाय Q4 FY27। तो हो सकता है कि ये प्ले आउट करे, ठीक है, ये समझ गया आपको चीज। अभी मैं एक और चीज आपसे पूछता हूं, जो EFCIL है, इट इज ए प्रॉक्सी ऑफ व्हाट, आपको हेल्प करता हूं। देखो जो इनका डिजाइन एंड बिल्ड और जो फर्नीचर सेगमेंट है ना, इसका 15% ही इनका लीजिंग में यूज होता है। मतलब जब ये लीजिंग का काम करते हैं तो 15% जो फर्नीचर का इंटीरियर्स होता है उस बिल्डिंग का 15% इनको काम मिलता है, बाकी का सारा ना बाहर से आता है। अभी ये एक तरीके का प्रॉक्सी है कि नहीं रियल एस्टेट के लिए, आपको क्या लगता है? रियल एस्टेट का प्रॉक्सी होगा ना, अगर रियल एस्टेट अच्छा करेगी तो इंटीरियर्स भी होंगे, इट इज अ काइंड ऑफ प्रॉक्सी, ठीक है। अभी हम इसका फिर से जाते हैं मंथली चार्ट पे। अभी मंथली चार्ट पे आप देखोगे तो यहां पे एक हाई बना था अप्रॉक्स दिसंबर 2024 के आसपास, ठीक है, बना है ना यहां पे हाई, देख रहे हो ये वाला दिसंबर 2024, ये किसका प्रॉक्सी है? ये है रियल एस्टेट का। अभी हम क्या करेंगे ना, हम जाते हैं निफ्टी रियलिटी का इंडेक्स देखते हैं वहां कुछ टर्न अराउंड हो रहा है क्या। अगर वहां पे कुछ टर्न अराउंड होगा तो यहां भी कुछ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि चार्ट में टर्न अराउंड हो रहा है मतलब इसका मतलब है बिजनेस में भी टर्न अराउंड हो रहा है, क्योंकि ये प्रॉक्सी है तो इसको भी बेनिफिट होगा। समझ रहे हो, कनेक्ट अप कर रहा हूं अपन। अब हम फटाफट आते हैं निफ्टी रियलिटी पे। यस, समझना यहां पे, ये क्या है? ये है क्वार्टरली चार्ट। यहां भी क्वार्टरली चार्ट देखेंगे बिकॉज क्या है ना, मंथली चार्ट एंड द वीकली चार्ट इज अ बिट मेसी। वहां जाओगे ना तो आपको बहुत सारे नॉइसेस कहते हैं, ठीक है। अभी यहां पे समझना एग्जैक्टली उसी तरह का है। देखो आप ये ना प्राइस एक्शन क्या होता है ना, जो टेक्निकल्स होता है ना, बहुत बार हमको लगता है कि हम चार्ट लाइन खींच देंगे, ब्रेकआउट देख लेंगे, वॉल्यूम लगेगा, घंटा वो नहीं होता है। आपको साइकोलॉजी समझनी है एंड यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी व्हेन यू आल्सो डू द सेलिंग, ठीक है। जब से मैंने शॉर्ट सेलिंग शुरू करी ना 3-4 साल पहले, भाई मैं सही बता रहा हूं, मेरे को पता रहता है एज ए सेलर मेरा स्टॉप क्या होगा, एज ए बायर मेरा स्टॉप क्या है। तो आप दोनों तरफ का खेल समझते हो। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो अभी हम समझते हैं यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो दिस इज द 9th क्वार्टरली कैंडल। ये है 9th क्वार्टरली कैंडल है। इसका क्या है, इसका यूएसपी क्या है? इसका यूएसपी क्या है कि 8 कैंडल के बाद ऐसा हो रहा है जब क्वार्टरली कैंडल अपने प्रीवियस हाई को ब्रेच कर रहा है, मतलब यहां पे ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। समझा? ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देखो जो अप्रैल क्वार्टर का मतलब अप्रैल मई जून का जो कैंडल है उसके हाई के ऊपर अभी वाला कैंडल निकल रहा है। यहां पे क्या बता रहा है कि रियलिटी सेक्टर में भी कुछ अच्छा हो रहा है, और सही में अच्छा हो रहा है। आई स्कैन में जो करता हूं ना, मुझे मिले हैं भाई स्टॉक्स। अभी रियलिटी में ना यार मेरे को धंधा समझता नहीं है तो बाय डिफॉल्ट मैं नहीं करता हूं, बट रियलिटी में अच्छा हो रहा है। टेप पे तो मुझे दिख रहा है भाई 3-4 कंपनी जो अच्छा कर रहा है, ठीक है। अभी हम फटाफट आते हैं इसका, ये हो गया मंथली और ये हो गया क्वार्टरली। यस, ठीक है, देखा यहां पे पहली बार all these frames are what? These are making a lower lows and lower highs. So lower highs क्या बताता है? ये बताता है distribution. This is the first instance and this is the base. ये इंस्टेंस कौन सा है? ये है 29th जून का इंस्टेंस ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, जहां पे ये इंडिकेट हो रहा है कि इतने लंबे, मतलब 1 मिनट में बताता हूं। जून 2024 देखो अपना भी ना वहां दिसंबर के आसपास, दिसंबर 24 के आसपास स्टॉप लगा था। आप देखना यहां भी उसी के आसपास स्टॉप लगा है, देख रहे हो। रियलिटी इंडेक्स में भी उसी के आसपास टॉप लगा है जहां पे EFC का टॉप लगा हुआ है। आप कंपैरिजन करो ऑन द नॉन क्लोजर बेसिस, जिसका हाई का देखना, विंग्स का रिजेक्शन कहां से आना शुरू हुआ उस मेजर को याद करना। मतलब ये एक प्रॉक्सी की तरह काम कर रहा है ना, आप समझ रहे हो। तो मैंने क्या कहा कि मुझे वीकली टाइम फ्रेम पे रिवर्सल मिला, क्वार्टरली चार्ट पे कैंडल्स में ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है। अब फटाफट एक बार डेली देख लेते हैं।
यस, सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो फिर से मैं बता रहा हूं, क्वार्टरली पे कंफर्मेशन मिला, क्यों मिला? क्योंकि क्वार्टरली जो अभी का बार है वो पिछले महीने के बार के ऊपर गया है, ऐसा नौवे इंस्टेंस में हो रहा है। पिछले 8 कैंडल्स में ऐसा नहीं हुआ था। मंथली बार पे कुछ पता नहीं चल रहा है बिकॉज वो चॉपनेस दिखा रहा है। वीकली बार पे हमें क्या दिखा? वीकली बार पे हमें एक पार्शियल ब्रेकआउट दिखा, ठीक है ना। देखो अपर बेस का एक पार्शियल ब्रेकआउट दिखा, और डेली कैंडल पे नाइट इज वेरी वेरिएंट की एक हायर बेस बनना शुरू हुआ है, और 2 इंस्टेंसेस पे हुआ है। मतलब जो हम कहते हैं कि बेसिस शिफ्ट कर रहा है, सपोर्ट शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने बात करी, इसको हम अब कनेक्ट कर देंगे EFC से, ठीक है ना। EFC में जो मैंने आपको प्राइस बताया है ऊपर का, वो जब ट्रिगर हो जाए, तो मैं ऐसा किसी को बता नहीं रहा हूं कि ऐसा ही करना है, बिकॉज मनी इज योर्स। और मेरे एडवाइस में अगर आप पैसा डालोगे भाई, तो देयर इज ए 100% चांस कि आप बैंकरप्ट हो जाओगे। आई नीदर नो योर प्रोफाइल, ठीक है, नॉर मुझे पता है आपका EMI कितना है, आपका फॉर कितना है, ठीक है, EMI ऑब्लिगेशन क्या है, तो आपका पोजीशन साइजिंग कैसा रखता है। तो मेरे जो भी मैं बताता हूं ना, उसको एक लर्निंग की तरह लो। एंड दिस आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द हार्ट। ऐसा नहीं है कि कुछ बस बचने के लिए डिस्क्लेमर दे दो। लोग बोलते हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ लर्निंग के लिए देखना है, ठीक है। दिस इज द हार्डकोर ट्रेड ट्रेडिंग। आप समझ रहे हो? ये जो होता है ना हार्डकोर ट्रेड ट्रेडिंग, ये जो हमारे रहे ना, हमें जिन्होंने समझो जो मास्टर हमारे रहे ना, गुरु, ठीक है ना, उन्होंने हमें बताया है कि आपको साइकोलॉजी सीखनी है। होप you like this. Okay, bye, take care.